हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बुक की वीडियो श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हमारा चल रहा है एमिन्स। एमिन्स में मैं इसके 2 वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज एवं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से भी कभी-कभी आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है तो देख लेते हैं। जो लोअर एलिफेटिक एमिन्स आर गैसेस एंड फिशी ऑर्डर, इनमें मछली की बदबू जैसी आती है। जो मछलियों में बदबू आती है ना, वैसी फिश में जो बदबू आती है ना ऑर्डर, वैसी ऑर्डर आती है इसमें। तो जो एलिफेटिक एमीन है, लोअर एलिफेटिक एमीन, वो क्या होती है? एक तो गैसियस और फिशी ऑर्डर। प्राइमरी एमीन विद 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड, मतलब 3 से ज्यादा कार्बन की यदि प्राइमरी एमीन है। पहली बात तो यह है, जो एलिफेटिक एमीन है वो क्या रहती है? फिशी ऑर्डर की। एक तो गैसियस रहती है, लोअर लोअर, और क्या रहती है? फिशी ऑर्डर। ये आपको प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा। दूसरा जो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन 3 से ऊपर के कार्बन की, 3 से ऊपर के कार्बन की है, वो क्या रहती है हमारे पास? लिक्विड। क्लियर? और एंड हायर वन, उससे ज्यादा की क्या रहती है? फिर आ जाती है सॉलिड हो जाती है, मतलब गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। क्लियर? एनिलीन एंड अदर एराइल एमीन आर यूजुअली कलरलेस। देखो, जो एरोमेटिक एमीन है, मतलब क्या है? जैसे एनिलीन एंड अदर एराइल एमीन्स, मतलब जो एरोमेटिक एमीन है वो यूजुअली क्या आती है? कलरलेस। ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप लंबे समय तक इनको रख दो तो ये कलरफुल हो जाती है, कलर्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इनमें ऑक्सीडेशन आने होने के कारण इनमें क्या आ जाता है? कलर आ जाता है। क्लियर? लोअर एलिफेटिक एमीन आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो, जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स होती है वो वाटर में क्या रहती है? डिजोल्व हो जाती है, सोल्यूबल होती है। और ये किस कारण से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो लोअर एमीन है, एलिफेटिक एमीन, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेती है इंटरमोलिकुलर, और उसके कारण वो क्या जाती है उसमें? सोल्यूबल। लेकिन जैसे जैसे एमीन का जो एल्गाइल पार्ट है ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी सोल्युबिलिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर से दूर भगता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये पार्ट बढ़ने के कारण जो विलेयता है, सोल्यूबिलिटी, वो क्या हो जाती है? कम होने लग जाती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, वो ये है, यदि हम दोनों में तुलना करें, एल्कोहल एमीन में, तो एमीन का जो नाइट्रोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन और एल्कोहल का ऑक्सीजन, इसकी होती है 3.0 और इसकी होती है 3.5। क्लियर? इसलिए ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये करता है एल्कोहल, किसकी तुलना में? एमीन की तुलना में। क्लियर? दूसरा है, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में तुलना करें तो प्राइमरी एमीन में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। और सेकेंडरी एमीन में हमारे पास हाइड्रोजन एटम है 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मात्रा इसकी तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, प्राइमरी एमीन की तुलना में। इसलिए इसका जो क्या सोल्युबिलिटी, वो किससे ज्यादा रहती है? सेकेंडरी से ज्यादा होती है प्राइमरी एमीन की। क्लियर? ये भी है। टर्शियरी में कोई होता है नहीं तो उसकी और कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें तो प्राइमरी सबसे ज्यादा सोल्यूबल, फिर सेकेंडरी, लास्ट में होता है टर्शियरी। यहाँ क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो हम इसको देख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। देखिए, यह प्राइमरी एमीन था RNH। दूसरे प्राइमरी एमीन का मॉलिक्यूल ने क्या कर लिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, जब हाइड्रोजन दो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आता है तो एक के साथ तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और दूसरे नाइट्रोजन, मतलब दूसरा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक होता है, उसे ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो देखो,
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी एमीन। क्लियर। अब इसी के बेसिस पे जो टेबल है ये, उसमें कंपैरिजन किया गया। इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें ऑलमोस्ट सेम मोलिकुलर वेट वाले क्या लिए हमने, मोलिक्यूल लिए। पहला लिया एन ब्यूटाइल एमीन, फिर लिया हमने एन एन डाई इथाइल एमीन, फिर लिया हमने एन मतलब क्या है एन एन डाई मिथाइल इथाइल एमीन, ठीक है। और हमने लिया यहाँ पर नॉर्मल, क्या लिया हमने, एल्केन सीरीज, और यहाँ पर लिया हमने नॉर्मल ब्यूटेनॉल। क्लियर। तो ऑलमोस्ट सबका जो मोलिकुलर वेट है सेम है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट को देखें बस इसका सबसे ज़्यादा है प्राइमरी एमीन का, फिर द्वितीयक का उससे कम हो गया, और टर्शियरी का और कम हो गया, और एल्केन सीरीज का तो 3। लेकिन जो OH है एल्कोहल उसका ज़्यादा है सबसे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ऑक्सीजन OH ग्रुप इसकी एमीन की तुलना में, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर। इसी के ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टी में समझने से पहले हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ही सारा कमाल करता है, ये बिहेव करता है। इसके कारण ये क्या है, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिहेव एज ए लुईस एसिड। क्लियर। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन हो रही। तो जो पहली करेक्टर इसकी बेसिक करेक्टर ऑफ एमीन, यदि एसिड आ गया, देखो सीधी सी बात है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ो तो आपको ये चीज बेसिक है कि यदि सब रिएक्शन परफॉर्म हो रही हो, लेकिन यदि उसी दौरान एसिड बेस रिएक्शन होने की संभावना भी है, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, सबसे पहले परफॉर्म होगी एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रिया। क्योंकि ये तो सबसे स्पीड में होती है, हाई स्पीड में होती है, तो तुरंत परफॉर्म हो जाएगी। तो यदि अगर एसिड मिलेगा जैसे HX, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा और एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, सोल्ट। जग जाहिर बात है। इसी प्रकार एनिलीन, ये एनिलीनियम सोल्ट। क्लियर। अगर संभावना होगी तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। यदि एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती तब आगे का सोचेंगे। इसी प्रकार फिर ये जो सोल्ट बना, इस सोल्ट को में बेस डाल दो आप OH- तो ये वापस एमीन में टूट जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन गई। क्लियर। अब ये जो एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी, इसमें जो पीकेबी वैल्यू देखो, मतलब क्या था, एमीन की रिएक्शन वाटर से करवाई, वाटर में डिजोल्व कर दिया। और हम जानते हैं कि अमोनिया तो वाटर के साथ इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है कि बहुत अधिक मात्रा में वाटर में डिजोल्व हो जाती है अमोनिया गैस। तो ये 1 डिग्री एमीन वाटर से क्रिया कर रही है, तो यहाँ पर वाटर बिहेव एज ए एसिड, तो रिएक्शन हो रही है एसिड बेस, तो ये बन गया सोल्ट और ये OH-। क्लियर। तो इसका क्या लिखेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर वाटर एक्सिस में है, वाटर इधर लेकर आए तो KH2O। अब यहाँ ये बचा, इस KH2 को मिलाकर KB लिख दिया, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि माइनस लॉग KB को कहते हैं हम PKB, तो इसको PKB में कन्वर्ट किया। तो इसका मतलब ये कि अगर KB ज़्यादा होगा उस कंडीशन में, जब ये KB ज़्यादा होगा KB, तो PKB क्या हो जाएगा, अपना कम रहेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो larger the value of PKB और smaller the value of PKB, stronger is the base। जितना कम PKB होगा जितना ज्यादा KB होगा, वो बेस उतना ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। The PKB वैल्यू ऑफ few amines are given in टेबल 9.3। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल से देखकर आपको पता चला कि एन मीथेन एमीन PKB कम है, और NN डाइमिथाइल एनिलीन इसका PKB बहुत ज्यादा, तो ये कम बेसिक है इसकी तुलना में, इसकी तुलना में जितना कम PKB उतना ही बेसिसिटी ज्यादा। तो इसका मतलब कि ये भी बेंजीन एमीन भी कम है। ये क्यों कम है, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसे डिटेल में। क्लियर।
देखिए आगे, अब एमीन की बेसिसिटी देखते हैं हम। तो उससे पहले हम अमोनिया और एल्काइल एमीन की तुलना कर लेते हैं। क्लियर? ये देखिए, सब तो एमीन की बेसिसिटी पे डिस्कस करने से पहले अमोनिया और एल्काइल एमीन की तुलना कर लेते हैं। देखो, अमोनिया रिएक्शन करती है एसिड से, तो ये बन जाता है सोल्ट, ये लोन पेयर। यहाँ पर भी लोन पेयर दे रहा है, लेकिन अगर हम एल्काइल एमीन की बात करें तो इस पर जुड़ा हुआ प्लस आई इफेक्ट वाला एल्काइल ग्रुप, ये लोन इस जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को, तो जो लोन पेयर है इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस कारण से ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है लोन पेयर देने के लिए, किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। कौन? 1 डिग्री एमीन। क्लियर? तो जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इससे ये तो हो सकता है कि बेसिक नेचर है 1 डिग्री एमीन की, वो किससे ज्यादा है? अमोनिया। पहली बात तो ये। क्लियर? अब आता है हमारे पास ये कि इनकी बेसिसिटी देखें, तो बेसिसिटी देखने का एक तो है हमारे पास ये वाला क्राइटेरिया। कौन सा? एक तो है हमारा इलेक्ट्रोसोल्वेशन। तो पहला तो ये जो स्ट्रक्चर वाला है, इसमें एल्काइल ग्रुप वाला है, इसमें क्या आ रहा है? देखिए, वो एक तो है हमारे पास 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन और अमोनिया। इसको बोल सकता हम 0 डिग्री। क्लियर? तो 3 डिग्री में 3 एल्काइल प्लस आई वाले है, उस कारण से उस पर उसके जो नाइट्रोजन उपस्थित है, जैसे ये एन, 1 आर, 2 आर, 3 आर, ये एन, एच, 1 आर, 2 आर, और ये एन, एच, एच और 1 आर। इस पर तो 3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तीन ग्रुप का। इस पर केवल 2 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, और इस पर तो केवल 1 ग्रुप का ही प्लस आई इफेक्ट प्रभावी है। तो इसका ऊपर जो लोन पेयर उपस्थित है 3 डिग्री इजीली अवेलेबल रहेगा, सबसे ज्यादा इजीली। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, स्ट्रक्चर के अनुसार। क्लियर? स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के अनुसार। अब यदि हम इसकी बात करें, इसकी इसकी करते हम सोल्वेशन एनर्जी। कौन सी? सोल्वेशन एनर्जी। अगर हम सोल्वेशन एनर्जी के बेसिस पर बात करें, तो आपको एक बात होगी कि यदि हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री एमीन को गैसियस स्टेट में लिया, कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में, तब तो ये सोल्वेशन एनर्जी काम ही नहीं करेगी। क्लियर? लेकिन हम तो बात करेंगे लिक्विड स्टेट की, द्रव अवस्था की। लिक्विड स्टेट में तो सोल्वेशन एनर्जी काम करेगी। जैसे ही वाटर डालेंगे, वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगी। तो 1 डिग्री एमीन के पास कितने, 1 अमोनिया के पास है, यहाँ पर अमोनिया का, ये अमोनिया है, अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन एटम है? 3। तो ये अमोनिया, इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 0 डिग्री। गलत हो रहा था। तो 0 डिग्री के साथ इसके 3 हाइड्रोजन के साथ, अच्छा 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 अच्छा, ये तो लिया क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्या लिया इन्होंने? जो 1 डिग्री है क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, इसके साथ तो ये 3 हाइड्रोजन आ गए, किसके लिए? 3 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। और 2 डिग्री के साथ आए ये 2, 3 डिग्री के साथ आया केवल 1, क्योंकि सबका हमने 1 डिग्री 2 डिग्री का पहले क्या बना लिया? सोल्ट। उसके बाद इसका सोल्वेशन किया, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद ही तो सोल्वेशन होगा। पॉइंट में भी नोटेड। अरे ये बात समझ में आएगा, 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना आपको। इसका कारण ये है कि पहले था ये 1 डिग्री था, लेकिन जैसे ही वाटर से रिएक्शन करवाए तो ये कन्वर्ट हो गया RNH3 प्लस प्लस OH माइनस, तो सोल्ट ऑफ 1 डिग्री। क्लियर? सोल्ट ऑफ 2 डिग्री, सोल्ट ऑफ 3 डिग्री। तो सोल्वेशन सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है? 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में।
तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन रहना चाहिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर? इसके बेसिस पे हाइड्रोजन सॉल्यूशन एनर्जी के बेसिस पर जो ऑर्डर होगा वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वाला होगा, ये वाला। क्लियर? लेकिन हम यदि स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें, किसकी बात करें? स्टेरिक हिंड्रेंस की। स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर देखो, ये नाइट्रोजन, इस पर C2CH3 CH3 CH3, इस पर 2 CH3 ग्रुप, CH3 और एक H, और एक और है CH3HH। देखो, इस पर सब पे लोन पेयर है, तो 3 डिग्री में इजीली अवेलेबल है लोन पेयर। लेकिन इससे किसको देगा? इसको जो ग्रुप लेने वाला है उसके पास तो आना चाहिए। लेकिन ये जो 3-3 ग्रुप है, इस पर जुड़े हो बल्कि ग्रुप, ये उसे क्या करते हैं? अपोज करते हैं। मतलब क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, वो देने के लिए तैयार भी है, लेकिन जो लेने वाला उससे सफिशिएंट इंटीमेट, जितने जहां पर ले सकता है वहां तक उसे उसके पास तो आना पड़ेगा ना। लेकिन नाइट्रोजन पे उपस्थित ग्रुप उस इनकमिंग ग्रुप को जो लोन पेयर लेना चाह रहा है, जिससे ये 3 डिग्री में रिएक्शन करेगी, उसे ये उसके स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण उसके पास जाने ही नहीं देते। तो अवेलेबल होते हुए भी 3 डिग्री एमीन अपने लोन पेयर को इजीली नहीं दे सकता। और 2 डिग्री में 2 ग्रुप है और इसमें ये, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री, सबसे लास्ट में आता है 3 डिग्री। क्लियर? इसके ये ऑर्डर हो गया बेसिसिटी का। तो इसी ऑर्डर के को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते। देखो, जैसे ही इथाइल ग्रुप जोड़ा तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और NH3। क्लियर? और ये मिथाइल, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और ये देखो ये ऑर्डर चेंज हो गया, पूरा हो गया इथाइल और मिथाइल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? तो ये ऐसे याद कर सकते हो आप। C2H5 इथाइल ग्रुप की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 1 0 2310, और मिथाइल के लिए लिख सकते हैं हम 2 1 3 0 2130। क्लियर? 2310 और 2130, इससे आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक और एलिफेटिक। हमें एलिफेटिक एमीन में तुलना करनी है, एराइल एमीन वर्सेस अमोनियम तुलना करनी है। तो जो एनिलीन है, एनिलीन के पास जो लोन पेयर है वो तो चला गया बेंजीन रिंग में अनुनाद में, क्योंकि लोन पेयर बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड के साथ किस में है? कॉन्जुगेशन, संयुग्मन में। क्लियर? इस संयुग्मन के कारण ये तो रिंग में घूमना चला गया। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखे तो मैक्सिमम टाइम तो रिंग में घूम रहा, नाइट्रोजन पे तो क्या चल रहा है? प्लस चार्ज। तो ये लोन पेयर उस समय देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, मैक्सिमम टाइम तो रिंग में। तो ये तो लोन पेयर इजीली दे ही नहीं सकता, क्योंकि लोन पेयर तो कहाँ घूम रहा है? बेंजीन रिंग में, अनुनाद में। क्लियर? इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है वो तो अमोनिया से भी कम होती है, किसकी? एरोमेटिक एमीन की। क्लियर? ये देखो, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ये रहा, ये सोल्ट बन गया। इसका मतलब ये है कि यदि हम, एक और बात है, यदि हम नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तब तो बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी इंक्रीज होगी। और यदि हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो नाइट्रोजन का पे जो लोन पेयर है उसको भी एक खींच लेंगे, तो इजीली अवेलेबल ही नहीं होगा, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्लियर? ये जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सोल्व कर दिए। उसके बाद आते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो मतलब रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन, इसमें देखिए पहली है एल्काइलेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसाइलेशन। क्लियर? एसाइलेशन में क्या होता है? हमने लिया 1 डिग्री एमीन,
उसकी रिएक्शन करवाए एसिल क्लोराइड से, तो ये रिएक्शन होती है SN2A। पहले तो एडिशन होगा, क्लियर। ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया, ये बेस की प्रेजेंस में ये बन गया एडक्ट, इंटरमीडिएट एडक्ट बन गया। फिर होगा एलिमिनेशन, ये वापस यहाँ आएगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये एमाइड ग्रुप। क्या मिल जाएगा, एमाइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम SN2AE, पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन, क्लियर। यहाँ बेस इसलिए लिया कि बेस के प्रेजेंस में जो एक प्रोटॉन है ये बाहर निकल जाएगा, तो ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमें ये देखिए 2 डिग्री अमीन से भी वही बनेगा, NN डाई इथाइल इथेनामाइड, NN डाई इथाइल, 2 इथाइल है ना, और ये पूरा इथेनामाइड, ये नाम याद होने चाहिए आप, ठीक है। तीसरा बेंजाइल, ये बेंजामिन एरोमेटिक एमीन है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिडिक एसिड का एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। अब तो एनहाइड्राइड पे रोक है क्योंकि ये मॉर्फिन से रिएक्शन कर हेरोइन बनाने में काम आता था। इसने यहाँ रिएक्शन करी, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ये बन गया एन फिनाइल इथेनामाइड और एसिटेनिलाइड, क्लियर। यही है एसिटेनिलाइड। इसके बाद हम आते हैं इस पर, ये बेंजोल क्लोराइड की रिएक्शन हम मिथानामीन से करवाए तो भी ये बनता है, ये वेल नोन रिएक्शन है, बेंजोलेशन है, क्लियर। इसके बाद आते हैं हम कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट 1 डिग्री एमीन का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, मतलब क्या है, किसी बोतल में आपसे बोतल चेंज हो गई, लेवल निकल गया, बोतल 3 बोतल थी, एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री, लेकिन हमें पता करना है कि कौन सी बोतल में 1 डिग्री एमीन है, तो हम इनका क्या कर लेंगे, कार्बिल एमीन टेस्ट। ये 2 में नेगेटिव आएगा और एक में कार्बिल एमीन टेस्ट 1 डिग्री वाले के लिए पॉजिटिव आएगा। उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि इस बोतल में जो एमीन प्रेजेंट है वो है 1 डिग्री वाली, क्लियर। तो जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है वो क्या रहती है, हम 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आइसोसाइनेट बनता है, इसको ही कहते हैं हम कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रस एसिड से, 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कर RN2HCl बनाती है, डायजोनम सोल्ट, ठीक है। नाइट्रस एसिड डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, नाइट्रस एसिड हमें इन सिटू बनाना पड़ता है, उसके लिए हम सोडियम नाइट्राइड और HCl को लेते हैं, ये दोनों मिलकर अभिक्रिया के दौरान नाइट्रस एसिड को जनरेट कर देते हैं, क्लियर। ये बन गया, इसकी H2O से रिएक्शन करवाने पर एल्कोहल बनता है। दूसरा है इसी प्रकार एनिलीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, क्लियर। और आगे बढ़ते हम, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन अलग प्रकार से रिएक्शन करती है, किससे, नाइट्रस एसिड से, वो भी आगे देखेंगे। छठी रिएक्शन है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, देखो ये सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन 1 डिग्री एमीन से करवाते हैं तो हमें मिलता है ये एन इथाइल, फिर ये बेंजीन सल्फोनेमाइड, एमाइड कौन सा, सल्फर का, सल्फोनेमाइड। और यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, यदि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको कहते हैं हम, जो बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड है ये, इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग से रिएजेंट। ये प्राइमरी, द्वितीय, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन में डिफरेंशिएट करने की बेस्ट मेथड है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हमें प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल एमाइड, जो हाइड्रोजन अटैच है किससे, नाइट्रोजन से, इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक, एक्टिव हो जाता है, एक्टिव, एक्टिव हाइड्रोजन का हम क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन,
कि प्रोटॉन के रूप में तुरंत निकल जाता है H प्लस के रूप में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास सल्फर है, सल्फर पर दो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रही है खींचेगी। इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो नाइट्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा? इस हाइड्रोजन से। इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाता? फड़फड़ाने लग जाता, एक्टिवेट हो जाता। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हम डालेंगे एस बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन द्वारा ये क्या बना देगा? ये बना देगा फर्दर इसमें बेस डालते ही सोल्ट, और सोल्ट क्या रहता है? हमेशा वाटर सोल्यूबल। क्लियर? अगर ऐसा सोल्ट बना वाटर सोल्यूबल है तो प्राइमरी अमीन। देखते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी अमीन में क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन रिएक्शन यहाँ बन जाएगी एन डाई मेथाइल बेंजामाइड, लेकिन अब इस पर फर्दर एसिड बेस रिएक्शन देने के लिए जैसे बेस डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ये क्या हो गया? वाटर इनसोल्यूबल। क्लियर? सेकेंडरी अमीन। और आते हम टर्शरी अमीन पर। और टर्शरी तो देखो उसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो डू नॉट रिएक्ट, पहली स्टेप में ही रिएक्शन नहीं करती। तो प्राइमरी अमीन रिएक्शन करती है, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एसिड से बेस से रिएक्शन करवाते सोल्ट बनता है, और सोल्ट क्या है? वाटर सोल्यूबल। तो प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन रिएक्शन कर कर प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन प्रोडक्ट वाटर इनसोल्यूबल है, बेस से रिएक्शन नहीं कर। और टर्शरी अमीन तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन ही नहीं करती है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, हम यदि इसकी अगर हम एनिलीन की एरोमेटिक स्ट्रक्चर को देखें, अनुनादी संरचना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो इसने यहाँ मतलब ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके कारण से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा? ऑर्थो और पैरा पर। अब ऑर्थो पर मेजर आएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो डिसाइड करेंगे इसके इन्फ्लुएंस से। तो देखिए, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के दौरान क्या होता है? एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ब्रोमीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये तो दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन तीनों पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि एक ही पोजीशन पे हमें ब्रोमीन जुड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग में कम आए, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस ग्रुप को। इसकी पहले रिएक्शन करवा दे हम एसिड एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये क्या बना लेगा हमारे पास? एमाइड। क्या बन जाएगा? एमाइड। जैसे एमाइड बना तो लोन पेयर रिंग में जाने के लिए कम अवेलेबल है, क्योंकि ये इधर भी अनुनाद में आ गया कार्बोनिल के कार्बन के साथ। इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की ऑर्थो पैरा पे कम हो गई। अब ऑर्थो और पैरा में भी ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या लग रहा? माइनस आई प्रभाव, तो ऑर्थो तक के इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन खींच लेगा। ऑर्थो पोजीशन पर तो पैरा पोजीशन की तुलना में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो जो आने वाला इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर आकर अटैक करेगा? इस बार पैरा पोजीशन पर। इसलिए हमें पैरा वाला जो प्रोडक्ट है क्या मिलता है? मेजर बनता है, और फिर इसका वापस हम प्रोटेक्ट किया था, इसको डिप्रोटेक्ट कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, तो 4 ब्रोमो एनिलीन हमें मिल जाता है मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? यह है आपके लिए इंपॉर्टेंट, आई समझ में? इसके बाद हम आते नेक्स्ट रिएक्शन। देखो पूरा समझा रखा है कि जो इधर जा रहा था वो इधर भी आ गया एमाइड में इस पर, तो ये दोनों तरफ पार्टिसिपेट हो गया, इस बार दोनों तरफ बढ़ गया है, इजीली अवेलेबल नहीं है। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमें अमोनिया का नाइट्रेशन से एनिलीन का नाइट्रेशन में 3 प्रोडक्ट बनते हैं। देखो, एक तो है ये है ऑर्थो और पैरा, तो समझ में आया। अब मेटा कैसे आया? तो देखो, नाइट्रेशन में क्या यूज कर रहे हो आप? क्या यूज कर रहे हो? HNO3 और H2SO4 दोनों क्या है? एसिड। क्या है? एसिड। तो एसिड इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा? सॉल्ट।
सोल्ट का मतलब ये है कि जो एनिलीन है वो NH3 प्लस में बदल जाएगी। प्लस में बदलते ही लोन पेयर तो नहीं, उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचने लग गया। इसका तो उल्टा प्रभाव लग गया ना, माइनस आई प्रभाव काम करने लग गया। इस माइनस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे तो गई नहीं, तो इसने कहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली? ऑर्थो की। तो आने वाला कहाँ अटैक करेगा इस बार? ये करेगा मेटा पर, इनकमिंग। तो मेटा वाला प्रोडक्ट भी हमें 47% मिलता। पैरा तो मिलेगा या मिलेगा, क्योंकि पैरा तो खाली पड़ा है। और तो बहुत कम मिलता। क्यों मिलता? 2%। इसका यही कारण है कि एसिड मीडियम होने के कारण एनिलीन एसिड बेस अभिक्रिया के द्वारा क्या बना लेती है? पहले सोल्ट। ये मे बी गॉट इट। तो इसके बाद यदि हमें ओनली पैरा ही बनाना हो तो वापस इसे क्या करना पड़ेगा? एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट। वही एसिड एनहाइड्राइड और pyridine से करेंगे तो एमाइड ग्रुप बन जाएगा। अब आराम से कर लेंगे, क्योंकि अब सोल्ट नहीं बनेगा, इसलिए अब आराम से पैरा वाला प्रोडक्ट ही बनेगा, क्योंकि मेटा वाला अब नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कुछ भी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, पहले ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, और ये सल्फेनिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एसिड और बेस देखो, ये तो क्या है? बेस, ये एसिड, तो ये अपना H प्लस देगा और बेस ले लेगा, और क्या बन जाता है हमारे पास? सोल्ट, ज्यूटर आयन। इसको कहते हैं ज्यूटर आयन। एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव, जस्ट लाइक अमीनो एसिड। क्लियर? अब आता है कि एनिलीन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देती है क्या? तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू सोल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। लोइस एसिड, जब एल्यूमिनियम क्लोराइड तो सोल्ट फॉर्मेशन में काम आ जाएगा, जो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का कैटलिस्ट था एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या था? फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का कैटलिस्ट। ये किस में काम आ गया? सोल्ट फॉर्मेशन में। तो आगे की रिएक्शन कैसे होगी? इसलिए फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन नहीं देती है। क्लियर? ये हो गया आपके इसके फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायजोनियम सोल्ट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, और सच में आपके अंदर एक जुनून पैदा हुआ हो, या आपके एनसीईआरटी के लिए समझ बढ़ी हुई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।